गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो उच्च ऊर्जा पर आयनों को वॉन डी ग्राफ त्वरित्र से त्वरित कराने पर उत्पन्न स्पार्क की समस्या तथा लीनियर एक्सेलरेटर की अधिक लंबाई के कारण उत्पन्न असुविधा के कारण 1930 में लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने इसका एक दूसरा विकल्प खोजा, जिसमें आवेशित कण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ में गति करते हुए त्वरित होते हैं। इस प्रकार सैकड़ों चक्कर लगाते हैं तथा प्रत्येक चक्र में आयन की ऊर्जा 2 बार कम मात्रा में बढ़ती है। मतलब इसमें ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक आयन द्वारा उसकी वांछित ऊर्जा प्राप्त न कर ली जाए। प्रारंभ में इन्हें चुंबकीय अनुनाद त्वरित या मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर नाम दिया, लेकिन बाद में इसे साइक्लोट्रॉन के रूप में जाना गया। लॉरेंस को इस कार्य के लिए 1939 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का। ठीक है, तो इसका डायग्राम है। डायग्राम अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इस डिजाइन में आपको बता देता हूं कि साइक्लोट्रॉन में 2 डी आकार के खोखले वृत्ताकार कक्ष D1 और D2 होते हैं। तो ये D1 और D2 दो खोखले वृत्ताकार कक्ष होते हैं। इनकी आकृति डी की तरह होने के कारण इन्हें डी कहते हैं। इन डी को एक अन्य उच्च निर्वातित कक्ष में व्यासीय रूप में समानांतर थोड़ी दूरी पर रखते हैं। ये आपस में थोड़ी सी दूरी पर, ये बीच में डिस्टेंसेस हैं, इसमें रखते हैं। इन D1 व D2 के मध्य एक उच्च 10 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता 10 किलोवोल्ट से 100 किलोवोल्ट के बीच आरोपित की जाती है, जिससे D1 व D2 के मध्य अंतराल में प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति ओमेगा है तो T/2 कितना हो जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा। तो इतने समय में के उपरांत दोनों D की वोल्टता एकांतर रूप में धनात्मक व ऋणात्मक होती रहती है। ठीक है, इस संपूर्ण व्यवस्था को प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N व S के मध्य इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र D के वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत हो। इसमें धनात्मक स्रोत S को D1 व D2 के बीच केंद्र पर रखते हैं, या केंद्र में रखते हैं सोर्स को, पॉजिटिव सोर्स को, और इन डीज के लंबवत मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है। माना जब आयन स्रोत S से धन आयन उत्सर्जित होता है तो D1 का विभव D2 के सापेक्ष मान लो ऋणात्मक होता है। ये माने तो यह आयन D1 की ओर त्वरित होगा, जहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र B आयन के वेग के लंबवत आरोपित है। ठीक है, पहले बता चुके हैं कि D के जो तल है उसके लंबवत है। तो इन D के अंदर Q आवेश और M द्रव्यमान वाले आयन पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, F = Q × V × B। अब यहां पर पहले ही कह चुके हैं कि V B के लंबवत है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, F = QVB। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 द्वारा दर्शाया गया चुंबकीय बल आयन के वेग V के सदैव लंबवत रहता है, इसलिए D के अंदर आयन का पथ वृत्ताकार होगा। ठीक है, अतः चुंबकीय बल F आयन को वृत्ताकार घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, mv²/r = QVB। QVB आयन पर लगने वाला चुंबकीय बल और mv²/r उस आयन
के ऊपर कार्य करने वाला अभिकेंद्रीय बल। इसकी सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं, आर इजिकल टू एम वी अपॉन क्यू बी। मान लीजिए कोई नंबर ये 2 है। मान लीजिए डी के अंदर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, अपन ने निकाल लिया आर इजिकल टू एम वी अपॉन क्यू बी। यदि डी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो, अपन ने पहले दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अपन ने स्थिर रखते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि एम जो आयन उसका द्रव्यमान और क्यू जो आयन है उस पर चार्ज, वो भी एक पर्टिकुलर आयन के लिए तो वो स्थिर ही रहेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू वी। अब जैसे जैसे आयन का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, एक डी के अंदर आयन का वेग v नियत रहता है, लेकिन आधा चक्कर पूरा होने के पश्चात जब आयन दोनों के बीच में पहुंचता है तो आयन पर प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तब आयन डी का आधा चक्कर पूरा कर ले, अतः विद्युत क्षेत्र आयन की गति को गति से तुल्यकालिक होता है। यदि आयन को डी का आधा चक्कर पूरा करने में लगा समय टी है, तो टी इजिकल टू अपन क्या ले सकते हैं, टी इजिकल टू स्मॉल टी इजिकल टू कैपिटल टी अपॉन 2, और टी अपॉन 2 किसके बराबर है, पाई अपॉन ओमेगा, अपन ने पहले ही लिखा है इससे। तो यहां पर टी क्या है, विद्युत क्षेत्र का आवर्तकाल है, और ओमेगा विद्युत क्षेत्र की कोणीय आवृत्ति है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन टी इज टू स्मॉल टी इक्वल टू पाई आर अपॉन वी। क्योंकि ओमेगा इक्वल टू कितना, वी अपॉन आर होता है। अगर काम में लेंगे तो इस इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से अपन ये भी लिख सकते हैं कि टी ऑन 2 इजिकल टू पाई एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 पे अपन देखें, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2 कितनी है, आर इजिकल टू एम वी अपॉन क्यू बी, तो आर अपॉन इजिकल टू एम अपॉन क्यू बी, ये काम में ले लिया तो अपने पास क्या आ गया, टी अपॉन 2 इजिकल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। और हम जानते ही हैं कि ओमेगा इजिकल टू 2 पाई, इसे अपन क्या ले सकते, काम ये भी अगर काम में लें तो फाइनली अपन क्या ले सकते हैं, ओमेगा इजिकल टू क्यू बी अपॉन एम। और डी पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति कितनी आएगी, म्यू इजिकल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको अपन क्या कहते हैं, यह साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहलाती है, इसको अपन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। यदि यह समकालिक स्थिति में हो तो रेडियो आवृत्ति दोलित्र की आवृत्ति को भी व्यक्त करती है। यह साइक्लोट्रॉन के लिए यह आवश्यक शर्त होती है। इस क्लास को अपन यहीं छोड़ते हैं, इसी क्लास को इससे अगली क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।